भारत बदल रहा है, लेकिन क्या हमारी सेहत भी बदल रही है? क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और वो भी बिना स्मोकिंग किए और बिना अस्थमा की प्रॉब्लम के। वजह, हर सांस में खुला जहर यानी एयर पॉल्यूशन, और हर निवाले में छुपी मिलावट यानी एडल्ट्रेशन, जो हमारे शरीर को अंदर से तोड़ रही है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे पॉल्यूशन कैसे साइलेंटली हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। क्या डायबिटीज वाकई रिवर्स हो सकती है, या किन गलतियों से ये बढ़ती है? और सबसे जरूरी, क्या आप वाकई हेल्दी हैं या बस ऐसा मान रहे हैं? और वो कौन सी 3 ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हर भारतीय को आज अपनाना चाहिए? अगर आपकी सांसें, आपकी शुगर और आपकी थकान आपको कुछ कहना चाह रही है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। आज हर तीसरा भारतीय या तो डायबिटिक है या होने के कगार पर है, और लंग्स की बीमारियां इतनी आम हो चुकी हैं कि आज लोग इसे नॉर्मल मानते हैं। लेकिन इसका जवाब क्या है? डरना या समझदारी से लड़ना? तो इसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह, जिन्होंने हजारों पेशेंट्स को ना कि सिर्फ दवाई से बल्कि लाइफस्टाइल चेंज करके भी उनको बिल्कुल सेहतमंद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉडकास्ट जो ना कि सिर्फ बातचीत है बल्कि एक अलार्म है आपके सेहत के लिए। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो ये है कि आपने ये पल्मोनोलॉजी और डायबिटोलॉजी यही फील्ड को चूज क्यों किया? सबसे पहले नमस्कार सारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर कमलजीत सिंह है। मैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट खरड़ में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि मैंने पल्मोनोलॉजी और डायबिटोलॉजी को क्यों चूज़ किया। सब पहले तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं था पल्मोनोलॉजी में। जैसे ही मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हुई तो मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में था ज़्यादा, तो उसके बाद मैंने मेडिसिन की तैयारी शुरू की, एमडी की तैयारी शुरू की। अनलकीली मैं एमडी मेडिसिन में मेरा नंबर नहीं आया, तो फॉर्चुनेटली मुझे एमडी पल्मोनोलॉजी मिल गई मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में। मैंने अपनी पल्मोनोलॉजी के 3 साल किए हैं एमडी के। तो जैसे जैसे मैंने मेडिसिन पढ़नी शुरू की थी तो उसी दौरान मेरा रेस्पिरेटरी और कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा था। और हमारे जैसे भारत देश में मोस्टली पेशेंट रेस्पिरेटरी के और कार्डियोलॉजी के ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि हमारी लंग्स की फिजियोलॉजी होती है तो उसमें मैकेनिक्स जो भी फिजियोलॉजी यूज़ होती है, तो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो लकीली मुझे एमडी पल्मोनोलॉजी मिल गई। जैसे मैंने शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया उसमें, तो मैं उसमें और रिसर्च करता रहा। जैसे मेरी एमडी पल्मोनोलॉजी कंप्लीट हुई तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में बनने शुरू हो गया कि जैसे एक पर्टिकुलर एक कंप्लेंट के साथ पेशेंट नहीं आता, मल्टीपल डिजीज़ के साथ आता है। तो ऑलमोस्ट हमें जैसे इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके साथ हम फेलोशिप भी कर लेते हैं एक डायबिटीज़ की। तो मैंने साथ में एक डायबिटीज़ की फेलोशिप भी कर ली। उसके बाद तो मैं डायबिटीज़ के पेशेंट भी देख रहा हूँ और पल्मोनोलॉजी के पेशेंट भी देख रहा हूँ। ओके, तो मतलब एक बाय चांस आपको इधर आने का मौका मिल गया जी। और आपको फिर इंटरेस्ट बन गया। जी। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। बस जब आप कुछ करना करना कुछ और चाहते हो बट आप कहीं और चले जाते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका कुछ चीज में इंटरेस्ट। और वो जो डॉक्टर साहब का दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज, कई बार भगवान ने की होती चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ पर वही बात आ जाती है धोनी वाली कि वो तो फुटबॉल खेलते थे, बस को के टीचर उनको बोला भाई आजा विकेट करने के लिए, तो वही सब की गेम स्टार्ट हो गई और इंडिया पासिंग वर्ल्ड कप भी है वो सब। तो डॉक्टर साहब, इस फील्ड में आपके पास कोई ऐसा पेशा है जो
आपको याद हो आज भी कि इतना क्रॉनिक है, उसकी इतनी हालत खराब हो कि आपको इपा तो लगा कि भाई शायद निकल जाएगा हाथ से। जी, ऐसे वैसे तो हॉस्पिटल में ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेमोरेबल होते हैं जी, जो सारे उम्र में याद रहते हैं, सही तरह और भी केस रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा मैं बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग केस है जब मुझे याद आ रहा है कि हमारे पास मैं ड्यूटी पे था, तो ड्यूटी से निकला ही था भाई साहब से वोट पे काम। तो ये पेशेंट आया, मुझे कॉल आई कि पेशेंट आया है, उसका सांस बंद हो गया है। और यानी पेशेंट अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, वो चावल की फैक्ट्री में काम करता है, वो चावल के कंटेनर में गिर गया है, उसको सांस नहीं आ रहा। तो उन्होंने एमरजेंसी वालों ने फटाफट उसको इंट्यूबेट किया, मतलब कि वो नाली जो सांस वाली नाली वो की वेंटिलेटर पे लिया और उसका सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन जब कराया छाती का, तो उसने कहा है कि पूरे जो सांस की नाली है उसमें राइस ग्रेन सारे भरे हुए हैं। ओके, फोर पाइप और इम्पैक्ट दोनों ही ब्लॉक हैं। कि डॉक्टर्स को शायद इसकी न्यूज़ भी करी थी, न्यूज़ हमने देखी थी इस चीज़ की यार। हाँ, जो हॉस्पिटल में आया था ये विषय। तो सांस की नाली और फूड पाइप दोनों ही राइस से ब्लॉक हुए थे, तो सांस हवा तो कहाँ से जाने के अंदर। और हमने फिर ये पेशेंट को फटाफट ऑब्जेक्शन थिएटर में शिफ्ट किया। तो हमने क्या किया कि बाईपास करके, जिसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं, यहाँ से सांस की नाली रह रही, मुंह से ब्रोंकोस्कोप डाला। ब्रीन बोलते हैं, जैसे एंडोस्कोप होता है पेट वाला, ये सांस वाला ब्रोंकोस्कोप होता है। ओके। तो उसको अंदर डाला। तो जैसे जैसे हम अंदर गए तो देखा कि अंदर पूरा ही चावल मुंह से लेके अंदर तक। तो हम 3-4 हमारे पास डॉक्टर थे, तो सब ने अपना अपना दिमाग यूज़ किया कैसे करें। तो क्या हुआ कि जो नॉर्मल सक्शन पाइप होती है उससे तो सक्शनिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, जो पीडियाट्रिक वाली सांस की नाली वाली ट्यूब होती है वो यूज़ की, वो इधर से डाली, ऊपर से ब्रोंकोस्कोप डाला दूरबीन के लिए देखने के लिए। तो हमने सक्शनिंग शुरू की। पर ट्रैकिया तक तो सक्शनिंग हो गई, पर डिफ़िकल्ट टास्क था कि हम अंदर डीप कैसे जाएं। तो हमने एक फोगाटी बैलून आता है, बैलून से अंदर तक पुश किया, उसको बैलून इन्फ्लेट करके बाहर को चावल को निकाला। फिर यहाँ ट्रैकिया तक चावल आते हैं, फिर उसको हमने सक्शन किया, फिर एक एक दाना करके हमने निकाला। ये इस चीज़ की वीडियो से ही आपको ज़्यादा कंफर्म होएगा कैसे हमने किया है। डिफ़िकल्ट टास्क था, हमें 3 घंटे लग गए हैं कम से कम इस चीज़ को करते। लकीली पेशेंट नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से बाहर आ गया और डिस्चार्ज हो गया उसके अगले दिन। ग्रेट। ये बहुत ही मेमोरेबल केस था। ये वर्ल्ड में कहीं भी केस रिपोर्ट नहीं है राइस वाला। सर, ये वो बात आ जाती है ना कि डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है, कि अगर वो बचाएगा तो उसका एक माध्यम बन जाता है डॉक्टर जी। कि अगर उस टाइम पे वो सही इलाज ना होता उसका, हाँ, तो वो बेसिकली एक तो कुछ टाइम से पहुंच गया, वो दूसरा टीम एफर्ट बहुत काम आया वहाँ पे। ये चीज़ मैटर करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपने तो बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक शॉर्ट ला रहे हैं और सके वाला ये से आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में आ गया इस पॉडकास्ट। अच्छा बॉक्सो, एक चीज़ बताइए, इंडिया में डायबिटिक और लंग्स, इन बीमारियों में जो अलग अलग बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा तेजी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इनके कुछ मतलब एक साइलेंट तरीके से बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इंडिया में जैसे भी है, इंडिया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है। हर जगह पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होएगा। तो ओवर द टाइम क्या हुआ है, हमारे सारी कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके मेट्रो सिटी पे। अब जैसे हम ट्राई सिटी में भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है पॉपुलेशन का, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी आ रही हैं। उसके कारण क्या है, लंग्स हमारी वीक हो रही है, क्योंकि एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है हमारी, ऊपर से जंक फूड और टाइट एडल्ट्रेटेड फूड, ये फैक्टर भी फाउट करते हैं। तो ओवर द टाइम क्या हुए हमारे जीन्स में तो ये है कि हम जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं तो हर पेशेंट को ये गाइड करता हूँ कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो रेस्पिरेटरी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, ताकि आपके लंग्स थोड़े
आने वाले 10-15 सालों में स्ट्रांग रहें। तो डॉक्टर साहब ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज बेसिकली जो जैसे आपने देखा होगा अनुलोम विलोम करते हैं, जी। है ना, डीप ब्रीदिंग, एक नाक से सांस लेके उसको होल्ड करना है डीप ब्रीथ करके, फिर उसको 10 तक काउंट करके उसको छोड़ देना है। तो रोज़ 5-10 मिनट निकालें इसके लिए। तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं हमारी, एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी मसल्स, वो इम्प्रूव होती हैं ताकि आने वाले टाइम पे आपको सांस की दिक्कत कम आए। ओके। इसके साथ एक सवाल और मेरा जुड़ रहा है, जो बहुत सारे लोगों को एक जो लंबी सांस होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं आती आज की डेट में। बिल्कुल। इसका कारण भी जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसका कारण भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारा स्टेमिना कम हो रहा है। जैसे कि पहली स्टेज में आते हैं कि हमें सीढ़ियों पे सांस चढ़ता है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, एक निशानी होती है कि आपका स्टेमिना कम है। तो जब नेक्स्ट स्टेज में आता है तो 1 किलोमीटर चलने पे सांस चढ़ेगा, फिर 100 मीटर चलने पे सांस चढ़ेगा, क्योंकि जो ब्रीदिंग मसल्स होती हैं हमारी वो सांस लेने में हेल्प करती हैं। अगर जैसे हम जिम जाते हैं, बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स बनते हैं, वैसे ही हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो रेस्पिरेटरी मसल्स बनेंगे, तो वो हेल्प करते हैं हमें लंग्स को इन्फ्लेट डिफ्लेट करने में। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। चलो, एक इसी बात में एक और सवाल बन गया डॉक्टर साहब कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ जिम जाना ही एक्सरसाइज है, हाँ जी। या एक्सरसाइज कुछ और भी है? नहीं, एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके। जिम में जैसे 2 तरह की एक्सरसाइज हो सकती हैं, जिम में या जिम के बाहर। एक तो कार्डियो एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेज, दूसरा वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। कार्डियो एक्सरसाइजेज या एरोबिक एक्सरसाइजेज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ओके। वेट ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मसल टोनिंग के लिए ठीक है, बट जिसको भी मैं एडवाइस करूँगा, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर ब्रिस्क वॉक, ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। वेट ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है वो आपकी इच्छा है, अगर मसल बनाने हैं वो कर सकते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो एक्सरसाइज होता ही है। ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके आप रनिंग करो, आप पार्क में भी कर सकते हो, कहीं आउटडोर भी कर सकते हो, ये चीज़ें साइकिलिंग कर सकते हो, ये चीज़ें आउटडोर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो जो एक्सरसाइजेज हैं हम घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर गली में भी कर सकते हैं, किसी गार्डन में भी कर सकते हैं, अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम इन बीमारियों से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये एक्सरसाइजेज रेगुलर करें। डॉक्टर साहब, आजकल जो एक और चीज़ जो देखी जा रही है वो ये है कि स्ट्रेस और फ़ोन यूज़ करना, ये 2 चीज़ें जो हैं, क्या इनके साथ भी हमारी सांस के ऊपर कोई इफेक्ट आता है? इनके साथ ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है लंग्स का, जो लंग्स वाले मसल्स का। ये होता है कि स्ट्रेस या एंजाइटी करके कोई पेशेंट फील कर सकता है कि मुझे सांस चढ़ रही है, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट बीमारी नहीं होती इससे, बट एंजाइटी करके जरूर ये कई पेशेंट आते हैं कि मुझे सांस चढ़ रहा है, बट एग्जैक्टली कोई उनको डिजीज निकल। उनको साइड काउंसलिंग यही करते जहाँ पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की होती। ओके। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ट्रेंडिंग चीज चल रही है, वो ये कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना या क्लीन करना, हाँ जी, ये हो सकता है या फिर ये सिर्फ अफवाह ही है? ये तो देखो एक तरह से अफवाह बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा जो लंग्स में पार्टिकल्स चले गए, पोल्यूशन चला गया, डस्ट चलेगी, स्मोक चला गया, उसको तो जितना उसने डैमेज करना है वो कर दिया है, बट इसको तो किसी हद तक रिकवर कर सकते हैं उसको, चीज़ को अवॉइड करके। मोस्टली आजकल क्या है, एयर प्योरीफायर चले हुए हैं जो घर पे लगा सकते हैं हम, बट वो क्या है एक लिमिटेड स्पेस में है, अगर आप बाहर जाओगे तो एक्सपोजर तो आपको रहेगा ही डेफिनेटली। इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं हम? डिटॉक्स तो नहीं कर सकते, लीवर और गट को डिटॉक्स कर सकते हैं। लंग्स को तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई दिल्ली में रहता है, उसका पोल्यूशन में या डस्ट में एक्सपोजर ज़्यादा है, वो क्या है जैसे किसी दूसरे सिटी में मूव हो सकता है जहाँ पे पोल्यूशन डस्ट कम हो, तो एक्सपोजर ज़रूर कम कर सकते हैं, बट डिटॉक्स करना पॉसिबल नहीं है। कई बोलते हैं कि वो ब्रोंकोस्कोप या दूरबीन डाल के उसको साफ कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो कहते हैं कि कुछ किसी चीज़ का जूस पी के
या कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी डिटॉक्स किया जाता है लंग्स? वो उसका फैक्ट ये है कि जो जूसेस या फिर खट्टी चीज़ें या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जी। जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, गट हेल्थ या म्यूकोजल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो वो क्या लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, मतलब ऐसा कि आप कुछ दिन पियोगे या 1 महीना पियोगे तो आप डिटॉक्स हो जाओगे, उसका कोई ऐसा रिसर्च या फिर प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो वो बस एक अफवाह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में इसके मैं क्योंकि अपने अपने अगले टॉपिक पे जाऊंगा, डायबिटीज़ पे। लंग्स के बारे में कुछ आप हमारी ऑडियंस के साथ में कुछ टिप्स देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो अपनी तरफ से, तो आप प्लीज़ बताइए जी। मैं सारे लंग्स के पेशेंट को अपील या फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको भी सांस में दिक्कत है वो एक तो अपने रेगुलर मेडिसिन्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, इनहेलर्स है या नेबुलाइजर है, वो ज़रूर लें। कई पेशेंट ऐसे करते हैं कि ठीक हो गए, वो इनहेलर छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद वो दिक्कत डबल हो जाती है। तो वो पेशेंट ऐसा ना करे, जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है रेगुलरली उसको इनहेलर्स नेबुलाइजर को ले। दूसरा, जिनके लंग्स वीक हैं उनको अगर बाहर जाना है, मार्केट में जाना है या क्राउडेड प्लेसेस में जाना है, वो अपना फेस मास्क कवर करके, फेस कवर करके उससे उसके साथ बाहर जाएं, ताकि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन रहे और डस्ट और स्मोक से प्रिवेंशन रहे। तीसरा ये है कि जिनके भी लंग्स वीक हैं, चलने पे सांस की दिक्कत आती है, वो घर पे अनुलोम विलोम या फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है एक चीज़, वो ज़रूर करें, ताकि आपके ब्रीदिंग मसल स्ट्रांग हो और आने वाले टाइम में आपको सांस की दिक्कत कम हो। डॉक्टर साहब, खाने में कुछ चीज़ों का इसमें रखने की ज़रूरत है ध्यान? जी जी। जो लंग्स के पेशेंट होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट है जो, उसका सेवन ज़्यादा करें ताकि आपके मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल और स्ट्रॉन्ग हो। बाकी जो तली चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें ताकि इन्फेक्शन से आपको बचाव रहे। तीसरा, एक हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हेल्दी फ्रूट्स हो गए, उनका सेवन ज़्यादा करें। और कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए फाइबर डाइट ज़रूर रखें। ओके ओके डॉक्टर साहब, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है डायबिटीज़। जी। और डायबिटीज़, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया में तो खैर हम लोग सबसे आगे हैं डायबिटीज़ में। बिल्कुल। तो क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? ये जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है और जिसको कि वेट गेन हो रहा है, ओबीज पेशेंट है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि प्री डायबिटिक पेशेंट आते हैं जिनका HbA1c 6.5 से कम है, तो उनको हम ये कहते हैं कि अभी तो आप डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज करो, ताकि ये जो आपके ओबेसिटी करके डायबिटीज़ आ रही है, शुगर अनकंट्रोल्ड आ रही है, उसको रिवर्स किया जा सके। इनिशियल स्टेजेस में इट इज़ पॉसिबल कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें बिना दवाई के, पर अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपने मोटापे का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको 100% रिस्क है कि उसको फुल फ्लेज डायबिटीज़ होने का चांस रहेगा। मतलब टाइप 1 में हाँ जी। अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, टाइप 2 में, अच्छा टाइप 2 में कंट्रोल कर लिया, हाँ जी हाँ जी, तो वो बच सकते हैं। हाँ, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि उसको हम डाइट से ही कंट्रोल रखें। ओके, मतलब ये कंट्रोल होगा, रिवर्स नहीं होगा? रिवर्स नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि जो हमारे जीन्स में एक बार हो गया, जीन्स में है हमारे डायबिटीज़, जीन्स एक्टिवेट हो गए, ट्रिगर फैक्टर आ गया, तो सूनर और लेटर कभी तो आपको डायबिटीज़ की गोली खानी पड़ेगी। ओके, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ, रिवर्स फिर नहीं किया जा बिल्कुल। सकता। और उसको होने से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जैसे सपोज मेरा रिस्क फैक्टर है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की, और फैमिली में ओबेसिटी है, अभी मुझे डेवलप नहीं हुई है डायबिटीज़, पर मेरे में जीन्स हैं, तो मैं क्या ध्यान रखूँगा कि शुरू से ही, बचपन से ही, एक तो हेल्दी डाइट खाऊं, दूसरा एक्सरसाइज भी रेगुलरली करूं, ताकि वो मेरा रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो जाए आने वाले टाइम में। अगर एक बार आपने वो ट्रिगर कर दिया जीन्स अपने जो डायबिटीज़ वाले हैं, तो फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल है। ओके ओके
और इसमें जो एक आम करके वो चीज़ है कि जो हमें सबको बड़ा पसंद होता है वो है मीठा। हाँ जी, मिठाइयाँ खाने का दिल करता है ना, और चॉकलेट्स खाने को दिल करता है, और ऐसी बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें हैं जो इंसान का खाने का मन करता है। बिल्कुल। तो क्या मीठा खाने से शुगर होती है? हाँ, ये तो फैक्ट है कि जो प्रोन है डायबिटीज़ के, उनको मीठा खाने से क्या होता है, जो सेल हमारे इंसुलिन बनाते हैं उन पे लोड पड़ता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा किसी के लिए पुश करेंगे तो उस पर ज़ोर पड़ेगा, तो ये क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं एकदम से ज़ोर से, तो फिर बार बार उन पे प्रेशर पड़ता है इंसुलिन सिक्रीट करने का, तो किसी हद तक वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो इंसुलिन सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, और दूसरा मीठे खाने वाले ओबीज हो जाते हैं, तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो भी काम करना कम कर देते हैं। तो ये है कि रिस्क तो रहता ही है मीठा खाने से होने का। ओके, तो मीठे से रिस्क रहता है। बिल्कुल। और तभी आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स यही मशवरा देते हैं, यही सलाह देते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, चाहे वो चॉकलेट्स हैं चाहे वो कभी शुगर है। और अब सब इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि जो फल हैं क्या उनसे भी शुगर ट्रिगर होती है? जैसे कि कई फल होते हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, या ग्लाइसीमिक लोड जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंगो हो गया, आम आम हो गया, चीकू हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें जो कि अंगूर हो गए जिनमें कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो वो फ्रूट्स क्या है, ट्रिगर भी कर सकते हैं और अवॉइड भी करने चाहिए हमें, जो डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं। ओके। हाँ, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि जो जिनमें फाइबर ज़्यादा है और मीठा कम है वो फ्रूट ज़्यादा खाएं। ओके। हाँ, ये चीज़ आजकल तो वैसे भी मैं कम ही सलाह देता हूँ फ्रूट्स की, क्योंकि मोस्टली तो आर्टिफिशियली राइपन्ड होते हैं, पकाए होते हैं। जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं वो भी हमारे जीन्स को अल्टर करता है, तो कुछ भी खाओ एडल्टरेटेड तो हमारा रिस्क बढ़ता ही है किसी भी चीज़, मतलब जरूरी नहीं है कि डायबिटीज़ ही हो, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है एडल्टरेटेड फूड से। तो फिर हम खाएं क्या? कुछ खाने के लिए नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बच रही है हमारे पास आजकल तो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोस्तों आपको एक ये मशवरा है कि हम जितना भी ऑर्गेनिक खा सकें वो हमें खाना चाहिए, क्योंकि एडल्ट्री की वजह से हमारी डिजीज़ इतनी बढ़ चुकी हैं अलग अलग तरीके से कि जो हम सोच भी नहीं सकते, और आने वाले टाइम में हमारे जीन्स में एंटर करके हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको वो बाई बर्थ की प्रॉब्लम्स देनी स्टार्ट कर चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल और ये आ जाता है कि डायबिटिक पतले लोगों में भी हो सकती है या सिर्फ जो मोटापे वाले लोग हैं उन्हीं में ही होती है? बिल्कुल, पहले जैसे ये मिथ था कि डायबिटीज़ मोटे लोगों को ही होती है, पर आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ पतले लोग भी हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। पहले टाइप 2 डायबिटीज़ ओबीज लोगों में ज़्यादा होती थी, ये भी रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो रिस्क पे तो रहते ही हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो। और दूसरा जो फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली वो पेशेंट पतले ही होते हैं, क्योंकि वो जो डायबिटीज़ है वो बचपन से ही होती है, तो जो हमारी बीमारी है ये पेशेंट को इतनी हेल्दी होने नहीं देती। तो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ पतले लोगों में ज़्यादा होती है, वो पेशेंट पतले होते हैं। ओके। जो टाइप 2 है वो ज़्यादा मोटे लोगों में होती है। डॉक्टर साहब आपकी नज़र में कौन सी ऐसी आदत है हम इंडियन लोगों को जिसकी वजह से डायबिटीज होती है? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक तो हमारी डाइट बड़ी अच्छी होती थी, वर्कआउट करते थे, नॉर्मल घर के काम और खेतों में काम करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, और डाइट भी प्योर होती थी, तो को इतनी बीमारियां नहीं होती थी। और आजकल के ज़माने में क्या रह रही थी, जंक फूड का सेवन काफ़ी बढ़ गया है। उसमें एक तो अडल्ट्रेटेड फूड होता है, जैसे आर्टिफिशियल पनीर है, और ऑयल रीयूज़ करते हैं, रीहीट करते हैं, और बाहर का तो वैसे ही इतना हेल्दी नहीं होता जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो उससे क्या है, एक तो हमारे जीन्स वीक हो गए हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के जीन्स वीक हो गए हैं,
तो इससे क्या है रिस्क फैक्टर, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी, जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोस्टली आईटी वर्कर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, या कुछ भी ऑफिस जॉब वाले होते हैं, उनका 9 to 5 सिटिंग जॉब है। घर जाके एक्सरसाइज बहुत ही कम है या बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो उससे क्या है, किसी भी बीमारी होने का, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि हमारी पिछली जनरेशन और हमारी जनरेशन और उससे आगे जनरेशन में बीमारियों का होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, एक हम देखते हैं कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, जी, तो जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स है ये वाकई में कुछ फ़ायदा करते हैं या ये भी एक मिथ है? फ़ायदा तो नहीं कह सकते इनका। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि मतलब टेस्ट के लिए होते हैं, जो कि मतलब हमारी टंग को, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जैसे जिनमें सैकरीन होती है, वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा होता है इनसे, वो बस एक अपनी जीभ को और हमारे स्वाद को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। ओके। क्या डायबिटीज होने का मतलब इंसान जिंदगी भर अब दवाइयों पे है? जी बिल्कुल। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई, जैसे मैंने कि बताया पहले भी कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स डाइट और एक्सरसाइज से अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं शुगर को। जिनको एक बार डायबिटीज़ हो गई, उनका मोस्टली विद टाइम दवाई बढ़नी है, शुगर भी बढ़नी है। तो ओवरऑल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल से ही अपना डेली रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में बीटा सेल ट्रांसप्लांट या फिर पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए ही हैं। होपफुली कुछ सालों में इंडिया में भी ये चीज़ आ जाएगी, बट अभी तो ये चीज़ काफ़ी कॉस्टली है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, बट जिनमें भी किया है कुछ तो सक्सेस है इनका। ओके। तो डॉक्टर साहब, खांसी और सांस फूलना क्या हमेशा एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम को ही दर्शाता है या कुछ और भी है? देखिए, जैसे कि खांसी है और सांस है, ये एक लंग्स की किसी भी बीमारी के सिम्टम है। कोई भी लंग्स की दिक्कत होएगी, जैसे कि एलर्जी होएगी या इन्फेक्शन होएगी या फिर स्मोक का एक्सपोजर होएगा, उसमें खांसी पेशेंट को आती ही आती है। किसी भी बीमारी में, कोई लंबी बीमारी में तो सांस की दिक्कत आएगी। हर बीमारी के ये सिम्टम हो सकते हैं, बट हमें ओपीडी या हॉस्पिटल में ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये सिम्टम किस बीमारी करके हैं। तो वो हम नैरो डाउन करते हैं ताकि हम बीमारी का जो इवेल्युएट करते हैं, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन और स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करा के हमें बीमारी का पता चल जाता है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि शुरू से हम कहते हैं कि किसी को 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से लंबी खांसी है तो वो टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं, तो अपनी टीबी की जांच कराएं। पर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है वो खांसी टीबी की हो, वो खांसी अस्थमा की भी हो सकती है। जिस पेशेंट का दमा कंट्रोल नहीं है उसको भी लंबे समय तक खांसी रह सकती है। तो ऐसे पेशेंट का मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे करते हैं कि खांसी की दवाई जाके केमिस्ट से या लोकल किसी डॉक्टर से ले लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट की खांसी जब ठीक नहीं होती तो हमारे पास जब वो ओपीडी में आते हैं, हम उनको स्टेथोस्कोप लगा के एग्जामिन करते हैं या स्पायरोमेट्री करा के देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट अस्थमा का है। इनिशियली, जैसे कि अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है, इनिशियली पेशेंट्स में सांस की दिक्कत नहीं होती है। इनिशियली पेशेंट हमारे पास खांसी के साथ आता है, तो हमें चेक करने के भी पता चलता है कि वो अस्थमा है। अगर वो खांसी काफ़ी महीनों तक कंट्रोल नहीं हो रही या पेशेंट कोई दवाई नहीं ले रहा, तो पेशेंट को धीरे धीरे सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो वो एक अस्थमा का अटैक भी बन सकता है। ओके। डॉक्टर साहब, अस्थमा के पेशेंट के लिए आप कुछ कहना चाहोगे तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को एक बार, जो अस्थमा के पेशेंट है पर्टिकुलरली उनको ही आपको कुछ बताना है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें या किस से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, मैं शुरू करूँगा। जो पेशेंट अस्थमा के हैं पर उनको पता नहीं है कि वो अस्थमा है, जैसे कि अभी कटाई का सीज़न था, मौसम बदल रहा था मार्च अप्रैल में,
तो हमारे पास कई पेशेंट आ रहे थे कि हमें खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे मौसम बदलने पे या सीज़न चेंज होने पे या कटाई के सीज़न पे हमें खांसी होती है, सांस की दिक्कत होती है। तो एक तो वैसे पेशेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप कराएं, एग्जामिनेशन कराएं, और वो जो इनहेलर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही लें। वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है आपने डेली लेना है कि कभी कभी लेना है। और जो पेशेंट ऑलरेडी अस्थमा के डायग्नोसिस से जूझ रहे हैं या अस्थमा की दवाई ले रहे हैं, उनको मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट ने आपको इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, एक टाइम पे या 2 टाइम पे लेना है या कभी कभी लेना है, वैसे ही लें। अगर आप इनहेलर्स अपनी मर्जी से लोगे या फिर ठीक होने पे छोड़ दोगे तो अस्थमा विद टाइम खराब भी हो सकता है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, वो सीओपीडी का में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही मेरी अपील है कि जैसे कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वैसे ही दवाई लें। डॉक्टर साहब, ये जो चेस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, क्या ये आगे जाकर कुछ कैंसर भी बन सकती हैं? जो कि निमोनिया है या टीबी है या अस्थमा है, ये कैंसर का रूप नहीं धारण कर सकती। जो कि पेशेंट स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर है, कई सालों से स्मोक कर रहे हैं, जहाँ पोल्यूशन में रह रहे हैं कई सालों से, उनको रिस्क रहता है कि उनको फेफड़ों का कैंसर होने का आगे जाके रिस्क रहे। बट नॉर्मल जो बीमारियां हैं वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके, तो मतलब कैंसर का, जो लंग कैंसर का खतरा है वो बहुत कम है। वो उन्हीं को ही है जो स्मोकर्स है। स्मोकर्स हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। ओके, राइट। तो डॉक्टर साहब, एक वो चीज़ बताइए कि आपने इतने मरीज आज तक देखे होंगे, कोई ऐसा मरीज जो बहुत क्रॉनिक था और बहुत फास्ट रिकवरी हुई जी, और उस रिकवरी होने का रीज़न क्या था? मतलब पूरा उसकी स्टोरी थोड़ा सा बताइए आप। जैसे कि जब मैंने हॉस्पिटल नया नया ज्वाइन करा था तो हमारे पास एक पेशेंट आता था जो कि अस्थमा का पेशेंट था। वो इमरजेंसी में हर साथ अस्थमा अटैक के साथ आता था, हर महीने, हर दूसरे महीने आ ही जाता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसको सीवियर अस्थमा के साथ डायग्नोज किया। तो सीवियर अस्थमा की ट्रीटमेंट जो भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, उसके हिसाब से मैंने उसको एलर्जी वाले इंजेक्शन शुरू किए। तो लकीली क्या हुआ कि वो उसको, जैसे कि हमारे प्रोटोकॉल्स कहते हैं, वो इंजेक्शन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा सूट किया। तो उसके जो अस्थमा के अटैक है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए। ओके, तो वो इमरजेंसी आने के बजाय वो वैसे ही रेगुलर ओपीडी में आता रहा। तो उसका ये बचाव हो गया कि हर महीने उसको अस्थमा अटैक नहीं आ रहा था, जबकि नॉर्मली हमारी ओपीडी में विजिट कर रहा था। तो अभी भी वो मेरे पेशेंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अभी भी उसको एलर्जी के इंजेक्शन लगते हैं। तो वो बिल्कुल ही अभी सेटिस्फाइड और हेल्दी है। ड्रास्टिकली उसके सीटी स्कैन में भी चेंज देखा हमने। जैसे पहले काफ़ी उसके लंग्स डैमेज थे, जो कि क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है लंग्स में, तो उससे लंग्स काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की, उसको अस्थमा अटैक से प्रिवेंशन हो गई, अस्थमा कंट्रोल हो गया, तो वो लंग्स की रिकवरी भी शुरू हो गई। अब उसका सीटी स्कैन बिल्कुल ही क्लीन है। ग्रेट। चलिए डॉक्टर साहब, अब कोई ऐसा पेशेंट होता हो जिसको देखे कभी आपके आंसू निकल गए हो? ऐसा, हाँ, ऐसा अभी मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट था जो कि जिसको बोलते हैं हम फूड पाइप का, उसको कैंसर था पेशेंट को। तो उसको कैंसर तो उसका ठीक हो गया, पर उसको ना क्या हो गया, जो फूड पाइप होता है और हमारा विंड पाइप होता है, ये साथ साथ में होते हैं, इकट्ठे ऐसे जुड़े होते हैं। तो उसको क्या हो गया, कनेक्शन बन गया फूड पाइप और विंड पाइप में। ओके, तो जो भी खाना खाती थी वो विंड पाइप में चला जाता था, लंग्स में चला जाता था, तो उसको खांसी रहती थी बहुत ज़्यादा। तो पहले तो उसने पेट वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उसको जो फूड पाइप का स्टेंट होता है वो डाल दिया कवर करने के लिए, ताकि फूड उधर ना जाए। बट उसका जख्म इतना बड़ा था कि उससे भी वो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया वो पेशेंट को विंड पाइप का स्टेंट डालने के लिए। तो हमने विंड पाइप का स्टेंट भी डाला। एक स्टेंट से उसको नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि उसके जो विंड पाइप के ज़ख्म थे वो बहुत ही बड़े बड़े, ऊपर नीचे सारी जगह थे। तो हमने उसको दूसरा स्टेंट भी डाला कवर करने के लिए,
बट स्टिल कईयों की बदकिस्मती होती है, हमारे एफर्ट करने पे भी कई पेशेंट नहीं ठीक होते, तो फिर भी जो भी खाना खाती थी फिर भी उसको खांसी होती थी, तो अल्टीमेटली उसको इन्फेक्शन होते होते हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और 2 महीने हॉस्पिटल में रही, फिर डिस्चार्ज हुई, 15 दिन बाद वो फिर आ गई, उसको मतलब क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन हो रही थी। तो अल्टीमेटली क्या होता था, वो हमने खाने वाली नाली डाली हुई थी उसको, वो नाली के थ्रू ही उसको जाता था। हमने अपनी तरफ से तो एफर्ट बहुत किया कि 6 महीने उसको वैसे बचा के रखा खाने की नाली से खाना दे के, बट अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट का फेट खराब होता है, तो इन्फेक्शन करके वो बेचारी गुजर गई कुछ महीने पहले ही। तो वो उस पेशेंट का मुझे तरस आता था कि हम जैसे कई पेशेंट देखते ही हैं इमरजेंसी में कि ऐसे पेशेंट की ज़िंदगी भी बड़ी डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। हाँ, मोस्टली कैंसर पेशेंट में होता है ऐसे, तो हमने अपनी तरफ से तो एफर्ट किया बट बचा नहीं पाए उसको। चलो सर, एक जो लिखी होती है किसी की। बिल्कुल सर, एक सलाह जो आप हर मरीज को देते हो और वो नहीं मानता। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। जैसे शुगर पेशेंट को मैं कहता हूँ कि मीठा बिल्कुल बंद कर दो, जब ओबीज पेशेंट को कहता हूँ कि जंक फूड और तली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। शुगर पेशेंट कहते हैं नहीं सर, एक बार हम मीठी चाय तो पी लेते हैं। कभी घर में कुछ मीठा आता तो एक गुलाब जामुन तो खा ही लेते हैं। तो वो चीज़ होती है कि कई पेशेंट्स को जितना मर्जी समझा लो पर उनको हाथ पकड़ के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हमने तो दवाई पूरी लिखी थी, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। फिर हम जब उनकी पूरी हिस्ट्री लो तो वो तो अपनी डाइट कंट्रोल ही नहीं कर रहे। शुगर के मरीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपनी डाइट पे खुद कंट्रोल रखना है। किसी डॉक्टर ने आके घर पे आपका कंट्रोल नहीं करवाना है, वो आपको सलाह दे सकते हैं, आपने उनकी सलाह ज़रूर माननी है और अपनी सेहत अपने हाथ में होती है, ये आपने पूरा ध्यान रखना है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर साहब, एक मैसेज जो आज ये वीडियो देख रहा है, अपने आप को बहुत थका हुआ, बीमार, कमजोर समझ रहा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो देखो सारी जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो रेगुलर, जितनी मर्जी आपकी टफ जॉब है, जितना मर्जी स्ट्रेसफुल जॉब है, एक्सरसाइज के लिए आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें। एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि जिम ही जाना है, पार्क में आप जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, घर पे आप पुशअप्स कर सकते हो, कुछ भी स्टेयर्स कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। दूसरा, जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करें। वंस इन अ वाइल चलता है बट मोस्टली बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का फ्रेश खाना ही खाएं। डाइट और एक्सरसाइज 70% to 80% हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपकी जीन्स हैं, बाकी आपकी फैमिली हिस्ट्री है। तो सेफ रहने के लिए ये चीज जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी 3 चीजें बताएं जो आप खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और वो कंटिन्यूसली आप अपनी हेल्थ को बराबर बनाने के लिए रेगुलर करते हो। जी, मैं एक तो एक्सरसाइज बहुत रेगुलर करता हूँ। मैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे हो गए हैं 15 साल कि मैं 15-20 साल हो गए हैं। जब मैं +2 में था तब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आदत पड़ी तो मैं अपने आप को ओबीज नहीं देख सकता। ओके। मतलब वो आदत पड़ जाती है, जब आप अपने आप को फिट देख लो फिर आपको आदत पड़ जाती है कि आपने फिटनेस वाले मोड में ही रहना है। दूसरा कि मैं अपनी नींद जरूर पूरी रखता हूँ, बेशक वो दिन में करनी पड़े या रात को करनी पड़े, मैं 7-8 घंटे की नींद जरूर पूरी रखता हूँ, ताकि एक तो स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि हमारी फील्ड में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। एक नींद ही है जो हमें शांति देती है, अदरवाइज जब तक हम ड्यूटी पे है तो हमें स्ट्रेस ही रहता है। तो तीसरा, मैं डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं हाई कैलोरीज फूड बहुत ही रेयरली खाता हूँ, मीठा बहुत ही कम खाता हूँ। कभी कुछ पार्टी पे जाना हो, कभी दिख जाए तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई मीठे की क्रेविंग नहीं होती। मोस्टली मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे, और मैं जैसे नॉन वेज हूँ तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो मैं कि अब तक फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। Okay. वो ये बहुत ही ज़रूरी है।
डॉक्टर साहब, कोई ऐसी गलतफहमी जो लोगों को डायबिटिक और लंग इन्फेक्शन में फंसा देती है? हाँ, गलतफहमी ये है कि काफ़ी लोग जो है हमारे इंडिया में देसी दवाई, देसी नुस्खे, घर की होम रेमेडीज़ की बात नहीं कर रहा, देसी दवाइयों की बात, या लोकल केमिस्ट से या फिर जो बाबे हैं उनके चक्करों में पड़ के अपनी बॉडी को ख़राब कर लेते हैं। फिर वो लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं जबकि काम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी देसी दवाई का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक, जिसको पंजाबी में तुक्का बोल देते हैं, कि लग गया तो ठीक है, नहीं तो एलोपैथी डॉक्टर देख लेंगे, वो चीज़ है। क्योंकि इसका कोई भी, जैसे हमारी दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ, हमें पता है कि कौन सी दवाई से कितनी चीज़ कम होनी है, डेली के डेली कितना चीज़ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कम होना है। आयुर्वेदिक में, या फिर मैं किसी को ऐसे डिमोरलाइज या गलत नहीं कह रहा, बट साइंटिफिक प्रूफ उस चीज़ का नहीं है। या फिर जो भी आपको पाउडर बना के, चूरन बना के देते हैं कि ये खा लो, आपको बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट काफ़ी आते हैं कि जिन्होंने काफ़ी देसी इलाज ट्राई किया है बट उनको फ़र्क नहीं पड़ा है, बट स्टिल उसका एलोपैथी में इलाज है। तो ये चीज़ मैं लोगों को गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें, आप अपनी बॉडी देख के अच्छे से डिसीजन ले कि आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है। गलतफहमी में नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आज जो हैं, ये बनने के सफर में हाँ जी। कौन सी ऐसी सीख है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? मेरा प्रोफेशनल लाइफ देखो बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है, बट इस स्ट्रगलफुल लाइफ में मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। ऐसे नहीं है कि मुझे इजीली सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलता गया है। उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी पापड़ बेले हैं। तो बट ओवर द टाइम जब बंदा इतना कुछ कर लेता है, स्ट्रगल देख लेता है, तो यही सीखता है कि कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज़ द की। कि आपका जो गोल है उस पर आप फोकस रखें, उसी की तरफ जो भी आपको करने की ज़रूरत है, कुछ भी करना पड़े वो करें, और उसके लिए जितनी भी मेहनत लगती है वो ज़रूर करें। आपको भगवान फल ज़रूर देगा। अगर वही सेम चीज़ का फल नहीं मिल रहा तो कोई ऑल्टरनेट फल ज़रूर मिल जाएगा, बट आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको अगर आज के युवाओं को कोई हेल्थ के लिए मंत्र देना हो तो आप क्या दोगे? जैसे कि आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं, गोलगप्पे, टिक्कियाँ खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है लोकल स्टॉल्स पे पिज़्ज़ा खाते हैं या फिर छोटी दुकानों पे पिज़्ज़ा सस्ता देख के खाते हैं, एक तो वो चीज़ चेक कर ले कि चीज़ हेल्दी है, चीज़ असली है, नकली है। आजकल इंडिया में नकली चीज़ें बहुत बन रही हैं। मेयोनीज़ बहुत ख़राब करती है, वो मेयोनीज़ हेल्दी है नहीं हेल्दी। सॉसेज जो डाल रहे हैं, ड्रेसिंग डाल रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल सी हैं, बट वो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको तो यही अपील है कि जंक फूड कम से कम खाएं। हमारा भी टाइम था जब हमें भी शौक था जंक फूड खाने का, बट मैं तो आपको ये सबको यही सलाह दे सकता हूँ कि जंक फूड को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस फ्री और ड्रग फ्री लाइफ रखें। जी, बहुत बड़ा मैसेज है। ड्रग फ्री लाइफ रखनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कोविड है, उसने फिर से दस्तक दे दी है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, जो कोविड है, जैसे कि पहले वेव्स आई हैं हमारी इंडिया में अलग अलग वायरस के स्ट्रेन्स की, वैसे ही ये हमारी नेक्स्ट वेव तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट वेरिएंट आ गया है इंडिया में जो म्यूटेटेड है। ऐसा जैसे कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो हर साल म्यूटेट होता है, नया स्ट्रेन आता है। कोविड का भी वैसे ही है, एक वायरस है, वो हर साल म्यूटेट होता है। कुछ म्यूटेशंस डेडली होती हैं, कुछ माइल्ड होती हैं। तो अभी जो इंडिया में स्ट्रेन चल रहा है वो एक्चुअली माइल्ड वाला स्ट्रेन है। तो कुछ पैनिक वाली बात नहीं है कि वैसे फर्स्ट सेकंड वेव के जैसे बहुत ही पैनिक हो जाएगा चीज़ें, बट ये है कि स्टिल आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी डायबिटिक है या क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं
वो उनको रिस्क ज़रूर है निमोनिया बनने का, रेदर देन कि यंग पॉपुलेशन या हेल्दी पॉपुलेशन को। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं, नॉर्मल पेशेंट भी हैं, वो मार्केट में जाते हैं या क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं तो मास्क डाल के जाएं। वैसे तो ऐसी प्लेसेस जाने से अवॉइड करें, तो हैंड वॉश रेगुलरली करें और हेल्दी जगह से ही खाएं। डॉक्टर साहब थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ आपका बचपन बीता, उसकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, और कैसे आप फिर उसके बाद एमबीबीएस आपने की, और कहाँ से फिर आपने एमडी की? जी उसका एक ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं एक छोटे से टाउन से हूँ जिसका नाम अनंतपुर साहिब सुना होगा आपने, जिसको गुरुओं की धरती बोलते हैं, जहाँ से सिख रिलीजन का ओरिजिन हुआ था। मैं वहाँ से हूँ। अनंतपुर साहिब ये नंगल के पास पड़ता है, जहाँ पे नंगल डैम, भाखड़ा डैम है, वहाँ पे अनंतपुर साहिब छोटा सा शहर है। मैं वहाँ से हूँ और मेरे फादर बेसिकली एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे कॉलेज में। तो उनका ड्रीम था डॉक्टर बनना। अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर नहीं बन पाए, वो प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर खालसा कॉलेज में। तो फिर उनका ड्रीम था कि हमें डॉक्टर बनाना है, वो खुद नहीं बन पाए। तो इसलिए 10th के बाद हमने मेडिकल ले लिया। मैं और मेरा ब्रदर है, वो भी मेडिकल फील्ड में ही है। तो लकीली पीएमटी की तैयारी की, वो मेरा क्लियर हो गया, एमबीबीएस मिल गई मुझे। तो ये बड़ा ही उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था कि चलो मैं नहीं बन पाया तो मेरे Exactly. बच्चे बन गए हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि हम मेरे से पहले हमारे शहर में कोई भी कोचिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेडिकल फील्ड को बूस्ट करने के लिए, या फिर कोई भी एमबीबीएस में नहीं निकला था। मोस्टली इंजीनियर साइड जाते थे, नॉन मेडिकल वाले होते थे। तो लोगों को डर लगता था कि मेडिकल फील्ड में जाके स्कोप नहीं है, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, कोई अगर नहीं एमबीबीएस मिली तो धक्के खाने पड़ेंगे। तो जब मुझे एमबीबीएस मिली, आई वाज द फर्स्ट वन कि जिसने पीएमटी क्लियर करके एमबीबीएस में सरकारी कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में सीट ली है। अरे क्या बात है। तो उससे क्या हुआ, काफ़ी लोगों को जो मेरे फादर को जानते थे उनको मोटिवेशन मिली कि हमने भी अपने बच्चों को मेडिकल दिलाना है। तो उसके बाद ये थोड़ा ट्रेंड शुरू हो गया, मेरे फादर के पास आने लगे लोग कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ, उनको भी डॉक्टर बनाना है। तो उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। तो उसके कई सालों बाद हर साल ही काफ़ी डॉक्टर निकलते रहे एमबीबीएस में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे फिर मैंने एमबीबीएस अपनी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से। उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं अमेरिका से जाके अपनी एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। तो मैंने उसके एग्ज़ाम्स क्लियर करे, 3-4 साल लगे सारा कुछ करते करते। अमेरिका गया, वापस आया, जॉब्स की, बीच में धक्के खाए, वहाँ पे भी धक्के खाए, वहाँ पे स्ट्रगल किया, गुरुद्वारे में रहा, कई चीज़ें की, खाना भी बनाया, कई कुछ सीखा वहाँ पे जाके। सही बात है। अंग्रेजों से भी मिला, कई वहाँ तो हर कंट्री के लोग हैं तो उनसे मिला, काफ़ी कुछ सीखा। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस की फाइनेंस की थोड़ी कमी थी, फिर वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, इमोशनल सपोर्ट की कमी थी, आई वाज फीलिंग लोनली देयर। वहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं होता। तो बीच बीच में डिप्रेशन हो जाता था। तो बीच में फिर इंडिया में आता था, वहाँ पे जाता था, ऐसे ही चलता रहा टू एंड फ्रो। फिर लकीली मैंने इंडिया का इधर का एग्ज़ाम दिया तो मुझे इधर एमडी मिल गई। फिर लकीली मुझे पल्मोनरी मेडिसिन मिल गई, रेस्पिरेटरी। तो मेरा इंटरेस्ट वैसे ही मेडिसिन में था तो मैंने इधर कंटिन्यू कर लिया, मुझे इधर अच्छा लगा वो एमडी करके। तो फिर मैंने इधर से ही स्टार्ट कर ली अपनी जर्नी। तो अभी तक लगा हुआ हूँ जर्नी में। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और जो आपका यूएस का एक्सपीरियंस था, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यूएस का एक्सपीरियंस एक्चुअली गुड था, लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। जैसे एमबीबीएस के बाद ना, एमबीबीएस कर लो तो उसके बाद एक तरह की इमेच्योरिटी रहती है बंदे में। जो मैंने देखे हैं कि एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट जिनको एमडी मिल जाती है वो स्टिल इमेच्योरिटी रहती है, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि सोशल एक्सपोजर बिल्कुल कम है। Exactly. तो हमें पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे मिलना जुलना, उठना बैठना कैसे है। हम तो सारे एमबीबीएस और एमडी में यही चीज़ों में बिजी रहते हैं, पेशेंट्स में ही। तो जब मैं वहाँ पे गया, देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज कि मुझे यहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा था, बना बनाया, पॉकेट मनी मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी। वहाँ पे जाके ज़ीरो से स्टार्ट करना, खुद खाना बनाना, सफाई करनी, अकेले रहना, फिर खुद तैयार होके हॉस्पिटल जाना, ट्रेनिंग करनी, फिर आके वापस आके पढ़ना।
तो ये चीज़ बिल्कुल ही टोटली 180 डिग्री थी। तो स्ट्रगल करके कई कुछ सीखा, कई कुछ इंट्रोस्पेक्ट अंदर से देखा कि मेरे में ये कमी है, ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो बंदा ऐसा है, मुझे भी वैसा बनना है। कई पॉजिटिव चीज़ें ग्रैब की, फिर मैंने देखा कि वो बंदा ऐसे है, वैसे नहीं बनना। तो ये चीज़ें होती है कि अपने आप को टाइम मिला, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, मैच्योरिटी आई, स्टेबिलिटी आई, कामनेस आई, काम हो जाता है बंदा जाके। मतलब फॉरेन में जाके मैं कहता हूँ कि जैसे इंडिया में थोड़े लोग डिफरेंट हैं, फॉरेन में खुद काम करते हैं, उनको पता है ह्यूमन वैल्यू क्या है, वो बंदे की वैल्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक। जान की वैल्यू, हमारे इंडिया में क्या है, जान की वैल्यू नहीं है, ह्यूमन वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे ये चीज़, एक प्रोटोकॉल सीखता है बंदा, सिविलाइजेशन सीखता है बंदा, कैसे पोलाइटली बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है। तो वहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के हॉस्पिटल डिफरेंट है। वहाँ की लोगों का एटीट्यूड, बोलने का तरीका और सिविलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं फिर इंडिया वापस आया, पेरेंट्स भी थोड़े बीमार रहते थे, और फिर उनकी सेहत, हेल्थ के पीछे लग गया मैं, उनकी ट्रीटमेंट कराने में। फिर लकीली मुझे एमडी मिल गई थी। तो कमाने का सोर्स होता है, वो ज़रूरी है, बच्चों के पास होना चाहिए ताकि अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि इंडिया भी ठीक है, यहाँ पे सोशल सर्कल है, लिंक्स हैं, एमडी मिल गई है जो मुझे करनी थी, और इनकम भी शुरू हो गई है। तो लोग भी जानते थे मुझे, अपनी मर्जी से हम जिसकी सेवा करनी है, फ्री में देखना है वो भी देख रहे थे, जॉब करनी है वो भी कर रहे थे। तो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही थी। तो मैं फिर उसी रास्ते में कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, कि यहाँ पे ये है कि हमारी कंट्री है, वी आर द फर्स्ट सिटीजन। वहाँ फॉरेन में सेकंड सिटीजन होते हैं, सेकंड रेजिडेंट होते हैं। वहाँ पे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, डर डर के रहना पड़ता है। तो ये है कि यहाँ पे ये मुझे सुकून मिलता है कि किसी पुअर पेशेंट की हेल्प करनी है तो अपनी मर्जी से कर लो, किसी का फ्री ट्रीटमेंट करना है वो फ्री में कर लो। तो ये चीज़ है। तो तभी मैं चाहता हूँ कि अपनी जो पॉपुलेशन है, जो अपना एरिया है, उसकी सेवा में कंटिन्यूसली रहूँगा। अब यही फर्क होता है इंडियन लोगों का कि सेवा भाव तो कूट कूट के भरा हुआ है, और आप तो वैसे भी उस शहर से हो। जी। इंटरेस्टिंग। अनंतपुर साहिब का नाम तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आप वहाँ पर एक पहले एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट थे, तो बहुत ही बढ़िया चीज़। तो डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत